मैं कैंसर की लास्ट स्टेज पर हूँ, मेरे ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं, ये भी नहीं जानती कि अगला सांस ले भी सकूंगी कि नहीं। ऐसे में मैं कैसे उस इंसान का हाथ थाम लूँ जो सिर्फ मोहब्बत के लायक है, वो मोहब्बत जो मेरी ज़ात से ना उसे कभी मिल सकी और ना मिल पाएगी। एक मरता हुआ इंसान किसी को क्या उम्मीद की डोर थमा सकता है। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती जैन। वो अपनी ज़ात को लेकर बेहद शफ़ाक हो रही थी। उसकी बार बार मरने की गर्दान सुनकर जैन ने तड़प कर सर उठाया और बेरहम की आंखों में झांका, जो अपने अल्फाज से ही उसकी जान लेने के दर पे थी। उसकी गोद में पड़े उसके पीले पड़ते लरसते हुए हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम गया वो। क्या वाकई आप इस कदर पुरुमीद हैं? आपको लगता है कि आपकी सांसों का कोई भरोसा नहीं, पर क्या आपको इस बात का भी यकीन है कि मैं आपसे ज़्यादा जी सकूंगा? क्या आप पुर यकीन है कि मेरी ज़िंदगी आपसे ज़्यादा लिखी है ऊपर वाले ने? बताएं। वो उसके हाथों पर गरीब शक करता बोला तो वो रोती हुई नफ़ी में सर हिला गई। मौत का वक्त सबका मुकर्रर है, आपका भी और मेरा भी। हमारी ज़िंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में है, वही जानता है कि किसकी कितनी ज़िंदगी है। क्या आपका ईमान इस कदर कमज़ोर है कि आप उस पाक ज़ात से मायूस हो चुकी हैं? मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए, हर बात भुलाकर सिर्फ एक बात का जवाब। क्या मेरी इतने अरसे की मोहब्बत भी आपके दिल में कोई जगह नहीं बना सकी मेरे लिए? क्या आपको मेरा साथ नागवार लगता है जो आप मुझे अपनाने से कतरा रही हैं? उसकी पुरशिकवा आंखों के सवालों पर वो फूट फूट कर रो दी। मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे जैन। मैं नहीं चाहती मेरा चंद लम्हों या चंद दिनों का साथ आपको उम्र भर का रोग दे जाए। आप समझ क्यों नहीं रहे? बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। उसके अल्फाज जैन पर बिजली बनकर गिरे थे। दुरिया उससे मोहब्बत करती थी, जैन गर्देजी से। क्या यह हकीकत थी या महज ख्वाब, एक हसीन ख्वाब? दुरिया, क्या आप सच में मुझसे मोहब्बत करती हैं? मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें बस। वो उसे कंधों से थाम कर उसकी आंखों में देखता शिद्दत से बोला तो वो हाँ में सर हिलाती फिर से रो दी। जैन ने उसके कंधों से हाथ हटाए और उसके चेहरे से आंसू साफ करने लगा। मजमे में खुशी से चीखो पुकार मच गई। अस्पताल का गार्ड 2 दफ़ा आकर मना कर चुका था, पर असर किसको हो रहा था यहाँ? दुरिया के पास से उठता जैन दुरिया के वालिदैन की तरफ बढ़ गया जो पीछे ही खड़े थे। उनके चेहरे के तासुरात से कुछ भी जानना मुश्किल था। जैन का दिल जोरों से धड़कने लगा। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? वो गला खंकारता उनके बिल्कुल सामने जा खड़ा हुआ। अंकल, आंटी, मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और इन्हें अपने निकाह में लेना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि हम दोनों की ज़िंदगी कितनी लिखी है, पर जितनी भी सांसें हैं मैं चाहता हूँ वो बाकी मांदा सांसें हम एक दूसरे के संग गुजारें। ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक मैं आपकी बेटी का साथ निभाऊंगा, उसे इतना खुश रखूंगा कि लोग रश्क करेंगे। प्लीज़ मुझे नामराद मत लौटाइएगा। मैं बहुत उम्मीद से आपके आगे दामन फैला रहा हूँ, मुझे ज़िंदगी की नवीद सुना दें। घुटने के बल बैठकर दुरिया के वालदा के दोनों हाथ थाम कर दुरिया के बाप की तरफ देखकर इल्तजा करता। वो उन दोनों को इस कदर मजबूर कर गया कि उन्हें मानना ही पड़ा। ठीक है, हमें मंजूर है। अपने वालिदैन को बुलाओ ताकि दुरिया की कुछ सेहतयाबी के बाद बाकी के मामलात तय किए जा सकें। दुरिया के वालिद की बात पर जहां जैन सरशारी से झूम उठा, वहीं वालिदैन के जिक्र पर उसका चेहरा तारीक पड़ा। अंकल, मेरी वालदा की डेथ हो चुकी है मेरे बचपन में ही, और मेरे वालिद दूसरी शादी कर चुके हैं। मैं अकेला हूँ। फैमिली के नाम पर एक अच्छा दोस्त है बस, और उसकी फैमिली ही मेरी फैमिली समझे। मैं चाहता हूँ आज और इसी वक्त हमारा निकाह हो जाए ताकि जल्द अज जल्द मैं खुद दुरिया के इलाज की जिम्मेदारी उठा सकूँ। उसकी बात पर दुरिया के वालिद ने कुछ सोचते हाँ में सर हिलाया तो दुरिया हैरत से जैन की तेज़ी की तरफ देखती रह गई। अस्पताल के गार्ड्स ने वहां आकर सख्ती से सबको जाने का बोला तो उस मंजर का भरपूर मज़ा लेती आवाम मुंह बनाती अपने अपने रास्ते हो गई, जबकि जैन गर्देजी फ़ोन जेब से निकालता गवाहान का इंतज़ाम करने लगा, साथ ही दुरिया की तरफ बढ़ता उसे कमरे में ले जा सके। फिर आधे घंटे में अस्पताल के बिस्तर पर कैंसर जैसे मर्ज की आखिरी स्टेज पर खड़ी एक दिलकश साहिरा उस हसीन मर्द से निकाह में बंध गई जो उससे पहली नज़र में मोहब्बत कर बैठा था और अब गोडे गोडे उसके इश्क में डूबा था। तुम बहुत गलत समझ रही हो मोमल, मेरे साथ आओ, तुम्हें सारी हकीकत बताता हूँ। वो जान गया था कि अब हकीकत से पर्दा उठाने का वक्त आ गया था। आपका बहुत शुक्रिया। जितनी हकीकत मैं जान चुकी हूँ ना, उसे ही हज़म करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उससे ज़्यादा जानने की मैं मुतमन्नी नहीं। दुरुस्ती से कहती वो एकदम उठी और ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई, जबकि बासिम उसे आवाज़ें देता रह गया। ड्रेसिंग रूम में आकर वो दरवाजे के साथ लगकर ज़मीन पर बैठती फूट फूट कर रो दी। आज उसे खुद पर तरस आ रहा था। आखिर उसका कसूर क्या था? मोहब्बत करना इतना बुरा अमल तो नहीं था जो उसका गुनाह बन गया था।
पर वो नादान शायद ये ना जानती थी कि उसका गुनाह मोहब्बत नहीं था, उसका गुनाह वो इकरार था जो उसने एक गैर महरम से किया था। वो इजहार मोहब्बत जो मोमल आफरीदी ने बासिम आफरीदी से किया, वही उसकी सबसे बड़ी खता थी। मोहब्बत एक फितरी और बेख्तियार अमल है जिस पर किसी का ज़ोर नहीं चलता, पर जिस चीज़ पर इंसान का ज़ोर चलता है वो है उसका नफ्स। नफ्स पर काबू पा लेने से इंसान बच जाता है हर गुनाह से। इंसान को सबसे ज़्यादा जलील उसका नफ्स ही तो करवाता है। अगर मोमल आफरीदी ने अपने नफ्स पर काबू पाया होता और बासिम आफरीदी से मोहब्बत का इजहार ना किया होता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। बासिम आफरीदी बेशक उसका फर्स्ट कज़न और बेस्ट बडी था, दोनों ने ज़िंदगी एक ही छत नीचे गुजारी थी, पर थे तो ना महरम। एक अच्छी लड़की एक गैर महरम से खुल्लम खुला इजहार मोहब्बत करके अल्लाह के बाद अपनी नज़रों में भी बुरी लड़की बन चुकी थी। ज़मीन पर बैठकर ज़ारो कतार रोती मोमल आफरीदी को अपनी हर गलती का शिद्दत से अंदाज़ा हो रहा था और एक ऐसे ही पछतावे की आग में बाहर बैठा इंसान जल रहा था। अपनी मोहब्बत को मोहब्बत का यकीन ही नहीं दिला सका अपनी। अगर बासिम आफरीदी मोमल आफरीदी को एतबार और एतमाद की डोर थमाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। एतमाद के बगैर किसी भी रिश्ते की डोर कच्चे धागे की तरह होती है जो ज़रा से तनाव से टूट कर बिखर जाता है। दरवाजे के दोनों तरफ बैठे वजूद अपनी गलतियों पर खुद को सरजनिश कर रहे थे। दरवाजे पर होने वाली हल्की सी दस्तक पर वो चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाजे पर लगने वाली छोटी छोटी ज़रबें उसे बता चुकी थीं कि दरवाजे पर कौन था। मामा, मामा। मनाहिल की आवाज़ ने मज़ीद यकीन दहानी करवा दी तो मोमल गालों से नमी साफ करती दरवाज़ा खोलकर बाहर आई, जहाँ मनाहिल नींद भरी आंखें लिए खड़ी थी। उसे देखते ही मनाहिल दोनों हाथों में उसे उठा गई तो मोमल ने झुककर उसे बाजू में भरते उसके गाल पर बोसा दिया और उसे लिए बेड की तरफ बढ़ी। कमरे में एक नज़र डाली तो बासिम कहीं ना दिखा। मोमल का दिल मजीद दुखी हुआ। मामा की जान उठ क्यों गई? मनाहिल को बेड पर लेटाकर उसके बालों में उंगलियां चलाती वो पूछने लगी, मी हंगरी। उसकी तोतली ज़ुबान पर मोमल को उस पर और भी प्यार आया था, जिसका इजहार के तौर पर वो उसके गाल चूमने लगी। रुको, मम्मा भी दूध लाती हैं। उसका फीडर पकड़कर वो कमरे से निकलने लगी जब बासिम दरवाजे में नमूदार हुआ। मैं नाहिल को फीड करवा के लॉन में आओ, मुझे बात करनी है। उसको कोई भी जवाब दिए बगैर वो वहीं खड़ी, तो उसे चंद पल देखने के बाद बासिम वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद मोमल ने गहरा सांस भरा और फीडर किचन की तरफ लेकर चल पड़ी। माजी, मेरी छोटी सी फैमिली, एक छोटा सा मोहब्बत भरा आशियाना जिसमें मेरे वालिदैन और मैं रहते थे। मेरे बाबा यज़दान हसन एक पुलिस ऑफिसर थे। मैं 10 साल का था जब बाबा को एक केस मिला जिसमें एक गिरोह को पकड़ना था जिसने हज़ारों मासूमों की जान लेकर उनके बॉडी पार्ट्स स्मगल किए थे। जब से पापा को ये केस मिला तब से उन्हें धमकी भरे मैसेजेस मौसूल होना शुरू हो गए। मामा ने बहुत दफ़ा मना किया कि इस केस को छोड़ दें, पर बाबा एक ईमानदार और डट कर मुकाबला करने वाले मर्द थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की खातिर उनकी जान भी हाजिर है। वो अपनी जान अपने मुल्क की खातिर वक्फ कर चुके थे और फिर उन्होंने सच में कर भी दिखाया सब। बाबा उस गिरोह को बेनकाब करने में कामयाब हो गए, पर अपने साथ साथ मेरी और मामा की ज़िंदगी की बाजी भी हार गए। वो लोग मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लेने मार्केट गए और वापसी पर एम्बुलेंस में आए। माँ बाप की मौत का सोच आते ही मुर्तसिम के रोंगटे खड़े हुए थे, आंखें लहू छलकाने लगी। नूरिया ने झुककर उसके माथे पर बोसा देते अपने हाथों से उसकी आंखों से नमी साफ की तो वो उसकी गोद में सर छुपा गया। 2 मिनट के तवक्कुफ से उसने फिर बोलना शुरू किया। बाबा के बेस्ट फ्रेंड अरसला अफरीदी मुझे अपने साथ ले गए, क्योंकि ना ही मेरा ददियाल था और ना ननियाल। उन लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत दी। अल्लाह ने मुझे एक माँ बाप लिए तो उसके बदले 2 लौटा दिए। बासिम और अरसम जैसे मुखलिस भाई दिए, मोमल जैसी प्यारी बहन। पर ये इतने प्यारे रिश्ते भी माँ बाप की कमी पूरी नहीं कर सकते थे। मैट्रिक करने के बाद मैं बहुत ज़िद करके हॉस्टल शिफ्ट हो गया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने CSS की तैयारी की और पुलिस डिपार्टमेंट में आ गया और फिर पुलिस ऑफिसर से ISI जाने का सफ़र काफ़ी पुरखार रहा और फिर कांटों भरी ज़िंदगी में आप हवा का झोंका बनकर आई। उसकी बात पर नूरिया की आंखें फैल गईं तो मुर्तसिम ने अपने भारी हाथ में नूरिया का हाथ कैद करके उस पर बोसा दिया और उसका हाथ आंखों से लगाया। पहली दफ़ा मैंने आपको हाशिर के साथ देखा था। उन दिनों मैं हाशिर के गैंग को पकड़ने में कोशां था। मेरी ज़िंदगी में प्यार, मोहब्बत, शादी, इन सब की कोई जगह ना थी। पर आपको पहली दफ़ा देखते ही दिल ने दुहाई दी कि ये लड़की मुर्तसम यज़दान के लिए बनी है। बस
मैं हाशिर को अच्छे से जानता था, वो आपसे कभी मोहब्बत करता ही नहीं था, उसे तो आपके पैसे से मतलब था बस। फिर अचानक उन दिनों मुझे दुबई जाना पड़ गया एक केस के सिलसिले में। मेरा वहाँ शदीद एक्सीडेंट हुआ, दिमाग पर चोट लगी और मैं कोमा में चला गया। 4 माह बाद होश आया तो मेरी दुनिया ही पलट चुकी थी। आप हाशिर से शादी कर चुकी थी। बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए वो, बहुत मुश्किल। आप नहीं जानती कि महबूब को किसी और के साथ तसव्वुर करने में भी कितना कुर्ब छुपा होता है। अगर हाशिर आपके साथ मुखलिस होता तो यकीन करें मैं अपनी मोहब्बत अपने दिल में दफना लेता। पर सब कुछ जानते बूझते आपको किस तरह उस आग में झोंक सकता था। फिर मुझे उस गैंग को पकड़ने के लिए राजा का गेटअप लेना पड़ा और इस तरह हाशिर ने मेरा काम खुद ही आसान कर दिया। नूरिया जो यकटुक उसकी तमाम बातें सुन रही थी एकदम चौंक उठी। पर हमारा निकाह तो आपके असली नाम से हुआ ही नहीं, मतलब हमारा निकाह झूठा था। वो गहरे शौक में गई तो उसकी बात सुनता मुर्तसिम नफ़ी में सर हिला गया। नहीं, ऐसा नहीं है मेरी जान, मैं पूरा इंतज़ाम करके गया था। काजी और गवाह सब मेरे थे। निकाह के वक्त एक कॉल के ज़रिए मैं हाशिर को चंद मिनट के लिए वहाँ से हटा चुका था। यूँ आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी में आ गई। मैंने कसम खा ली कि चाहे आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाना पड़े, आपको खुद से अलग नहीं होने दूंगा। पर आपने बार बार मेरा यकीन और मान तोड़ा नूरिया। आपको क्या लगता है आप हाशिर से राब्ता करेंगी, मुझे पता ना चलेगा? मेरी गैर मौजूदगी में वो 2 मरतबा हमारे घर आया और आप मेरे सामने इस बात से ही मुकर गई। मुझे बहुत दुख हुआ। उसने आपसे जायदाद अपने नाम करवाने की कोशिश की तो आपने चुपचाप साइन कर दिए। आपने मुझे बहुत मायूस। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता वो उसके गले लगती फूट फूट कर रो दी। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मुझे माफ़ कर दें। मेरी नीयत बुरी नहीं थी, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती थी, पर ये नहीं चाहती थी कि आप मुझसे बदगुमान हो जाए। प्लीज़ राजा ऐसे मत करें, मैं बेमौत मर जाऊंगी। बाकी के अल्फाज मुर्तसिम, हिज्र की तकलीफ़ से वस्ल की राहत तक। एक मर्द अपनी महबूब बीवी की 1000 ख़ताएँ भी मुआफ़ कर सकता है और आपको तो मुर्तसिम यज़दान का खून भी मुआफ़ है। वो उसकी पेशानी पर बोसा देकर अपने साथ लगा गया तो नूरिया भी सकून से आंखें मूंद गई। वो दुरिया के सिरहाने बैठा उसे यकटुक देखता जा रहा था। 3 दिन हो गए थे उनके निकाह को और दुरिया की सेहत दिन ब दिन गिरती ही जा रही थी। उसकी पीली रंगत और हल्के ज़दा अंदर को धंसी हुई आंखें, पपड़ी ज़दा लब जैन को होला रहे थे। पिछले 5 माह से वो जैन के सामने हर वक्त स्कार्फ से सर ढक कर आती और इस बात का राज भी जैन पर निकाह के बाद खुला। उसके घने सियाह और कमर को छूते बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे थे। उसे पता भी ना चला कब एक आवारा आंसू पलकों की सरहद पार करता दुरिया के हाथ की पुष्ट पर जा गिरा। दुरिया ने धीरे से आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा जो सुर्ख आंखें लिए उसे ही देख रहा था। जैन! दुरिया की पुकार पर उसका इर्तकाज़ नहीं टूटा। जैन! अब की बार दुरिया ने धीरे से अपना हाथ हिलाया तो जैन चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? उसके फिक्रमंदी से पूछने पर वो नफ़ी में सर हिला गई। डर लग रहा है? जैन के पूछने पर वो हाँ में सर हिला गई। परेशान मत हो, इंशाल्लाह ऑपरेशन कामयाब होगा, मुझे अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन है। वो दुरिया के साथ साथ खुद को भी तसल्ली दे रहा था। मुझे ऑपरेशन से डर नहीं लग रहा। उसकी बात पर वो उलझ गया। फिर किस चीज़ से डर लग रहा है आपको? वो उसका गाल छूकर पूछने लगा। आपसे बिछड़ने का खौफ है मुझे। मुझे मौत से नहीं, आपसे बिछड़ने का डर है। मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा जीना चाहती हूँ। वो कहती फूट फूट कर रोने लगी तो जैन उसे खुद में भींच गया। दोनों की आंखें नम थी। जुदाई का खौफ दोनों को ही सता रहा था। कल उन्हें सर्जरी के लिए अमेरिका निकलना था और दुरिया बहुत खौफज़दा थी। मैं आपके साथ हूँ तो फिर खौफ कैसा? हमें एक साथ बहुत सा जीना है। अभी इतनी जल्दी मैं आपकी जान नहीं छोड़ने वाला, शरारत से कहता वो अपनी नाक उससे नाक टकरा गया। मनाहिल के लिए फीडर बनाकर वो कमरे में आई तो बेड के साइड टेबल पर एक सुर्ख रंग की डायरी पड़ी थी। वो इग्नोर करती मनाहिल के पास आई और उसे फीड करवाने लगी। दूध पीकर मनाहिल सो गई तो तजस्सुस से मजबूर होकर वो डायरी लेकर सोफे पर बैठ गई। डायरी के पहले सफ़े पर बड़े बड़े हरूफ में अपना नाम लिखा देख मोमल चौंक गई। फिर जैसे जैसे उसने डायरी पढ़ना शुरू की उसकी आंखें खुलती चली गई। बासिम की मोमल से मोहब्बत, फिर रोज़ीना की कॉल, रोज़ीना की ख्वाहिश, फिर रोज़ीना की मौत के बाद मनाहिल का बासिम के पास आना, घर वालों से झूठ कहना, फिर बासिम की पाकिस्तान वापसी से लेकर मोमल की शादी तक एक एक वाक़या मा तारीख उस डायरी में दर्ज था। डायरी ख़त्म करने के बाद वो साकित जामिद बैठी रही जब कोई धीरे से उसके पहलू में आन बैठा।
मोमल ने गर्दन घुमा कर देखा तो बासिम उसके नज़दीक बैठा उसी को ही देख रहा था। वो सब कुछ भूलती एकदम उसके गले लगी, रोने लगी। क्यों ऐसा किया बासिम? क्यों नहीं मुझ पर यकीन किया? आपने उस वक्त मुझे एतमाद में लिया होता तो ये इतने सालों की दूरियां ही ना आती हमारे दरमियान। हस्बैंड जल्दी कर लेना प्लीज़। और कितना वक्त लगाएंगे? दुरिया का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था और आज 3 माह बाद जैन और दुरिया वापस पाकिस्तान आ रहे थे। 1 माह पहले जब आलम गर्देजी और जहां आरा की एक एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हुई तो तदफीन के लिए जैन ने वापस आना चाहा पर दुरिया की वजह से आ न सका। अरमिश और अरसम को उन्हें एयरपोर्ट से पिक करने जाना था। अरमिश तैयार बैठी थी पर अरसम था कि उसकी तैयारी मुकम्मल ही ना हो रही थी। आ गया जाने अरसम, इतना गुस्सा क्यों करती हैं यार? माना कि आप गुस्से में भी हसीन लगती हैं पर मुझ मासूम के दिल का भी तो कुछ ख्याल कर लेना। वो उसके करीब आता, उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद की तरफ खींच गया तो अरमिश एक झटके से उसके साथ आ लगी। हस्बैंड प्लीज़ हमारी तैयारी ख़राब मत करें। वो बाल बनाकर उसके सामने आया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। चलें? अरमिश मुस्कुराकर सर हिलाती उसके मजबूत हाथ में अपना नाजुक हाथ थमा गई तो दोनों हंसते मुस्कुराते बाहर की तरफ चल दिए। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो एक पल को समझ ही ना सकी कि वो कहाँ है। उसने उठने की कोशिश की तो दर्द पूरे वजूद में फैल गया। वो कराह कर दोबारा पीछे को गिर गई। मुर्तसिम जो पास पड़े सोफे पर बैठा अपनी बेटी को हाथ में लिए प्यार करने में मसरूफ़ था, उसे कराहते देखकर बेबी को कॉट में डालकर खुद उसके पास आया और उसे आराम से बिस्तर पर लेटाया। पीछे उसे लेटाने के बाद उसके माथे पर झुकता पेशानी पर बोसा दे गया। इस कदर खूबसूरत और अनमोल तोहफ़ा देने के लिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जाने मुर्तसम। इतनी प्यारी बेटी देकर आपने मेरी ज़िंदगी की तमाम कमियों को पूरा कर दिया। उसके मीठे अल्फाज सुनकर वो आसूदगी से आंखें मूंद गई। मुर्तसिम मुझे हमारी बेटी को देखना है, वो नकाहत भरे लहजे में बोली तो मुर्तसिम मुस्कुराता हुआ पीछे हटा और बेबी कॉट की तरफ बढ़ा। एक बाजू में अपनी बेटी को पकड़ा और दूसरे से नूरिया को सहारा देकर बिठाया। उसकी गोद में बेबी को डाला। उसे देखकर नूरिया की आंखें आंसुओं से चमकने लगी। कितनी प्यारी है ना मुर्तसिम ये, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी प्यारी हमारी बेटी है। उसकी बात पर मुर्तसिम कहका लगाकर हंस दिया। पर मुझे तो पूरा यकीन है क्योंकि ये बिल्कुल आपके जैसी है। उसकी सरगोशी पर नूरिया के चेहरे पर गुलाल बिखरा। शुक्रिया नूरिया, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी तारीख ज़िंदगी को अपनी मौजूदगी से रोशन करने के लिए। मैं इतना तो दावे से कह सकता हूँ कि अगर नूरिया ना होती तो मुर्तसिम यज़दान का भी कोई वजूद ना होता। आप मेरे लिए सरापा सकून है। उसके माथे पर अकीदत भरा बोसा देता वो उसकी ज़ात को मोतबर कर गया। बिलाखिर बेशुमार परेशानियों के बाद सकून के लम्हात उनकी ज़िंदगियों में आ ही चुके थे।